नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। जय हिंद, जय भारत। देखिए मित्रों, आज मैं आपको इलेक्शन जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूं और कुछ आपके सामने पुराने इतिहास की भी बातें रखने वाली हूं, जो ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। हाँ, पुरानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें लोग आज ढूंढ नहीं सकते या इनके बारे में पता नहीं कर सकते। आपको याद होगा, किसानों का ऐसा ही आंदोलन तब चल रहा था जब संगरूर या सिंगूर वेस्ट बंगाल के सिंगूर में टाटा अपना प्लांट लगाने जा रहे थे। टाटा प्लांट क्यों लगाने जा रहे थे? कि देश को सबसे सस्ती कार मिल सके। इससे कुछ मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उनको फ़ायदा था, लेकिन इससे अन्य क्या फ़ायदे थे? इससे ये फ़ायदा था कि वहाँ के मज़दूरों को रोज़गार मिलता, वहाँ के जो लोग थे उन्हें रोज़गार मिलता, 10,000 से ऊपर की नौकरियाँ शायद वहाँ लगती और वहाँ की इकॉनमी बढ़ती। तब वहाँ सीपीएम की गवर्नमेंट हुआ करती थी। ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया और ममता बनर्जी आई थिंक वही गवर्नमेंट में थी शायद। तो ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया, किसानों को खड़ा कर दिया, उनको भड़का दिया। और किसानों के नाम पर कुछ ऐसे लोग थे जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। और फिर क्या हुआ कि वहाँ से टाटा को वो ज़मीन वापस करके वहाँ से जाना पड़ा कि किसानों से कह दिया गया तुम्हारी ज़मीन हड़प ली है, तुम्हारा ये कर दिया, तुम्हारा वो कर दिया है। और वहाँ तरक्की के रास्ते रोक दिए, क्योंकि इससे लोग सबल हो जाते, 4 पैसे आते, बच्चों को और अच्छी तरह से पढ़ाते और उनको अकल थोड़ी आ जाती और देख सुन के कुछ वो बाहर जाते तो उनको पता चल जाता कि गरीबी से कैसे उभरा जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे वेस्ट बंगाल का भला हो जाता, लेकिन कुछ जीडीपी का भला होता वहाँ की और सारा अच्छा एक जो वहाँ के लोग थे उनको रोज़गार मिल जाता। कुछ छोटे मजदूरों के रोज़गार थे, कुछ बड़ी नौकरियां थी, कुछ मध्यम नौकरियां थी, क्योंकि पोजीशन तो अपने अपने हिसाब से होती है ना। किसी की 5,000 तनख्वाह होती है, किसी की 10,000, किसी की 10,000, किसी की 10 लाख, किसी का 1 करोड़ का भी पैकेज होता है। अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई और पोजीशन के ऊपर बात होती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आंदोलन छिड़ दिया गया। उसके बाद ममता बनर्जी जो हैं वो सत्ता पे इस तरह से काबिज हुई कि उन्होंने, आपको पता ही है, 34 साल की जो सीपीएम का राज था उसको वहाँ से सत्ता को उस सत्ता से निकाल फेंका। उसके बाद आज जितने भी नेता हैं, ममता बनर्जी आज भी चीफ मिनिस्टर हैं और वो किस तरह से चीफ मिनिस्टर हैं और क्या कर रही हैं वेस्ट बंगाल में लोगों के साथ, एक नरसंहार जैसा, वो आपको पता ही है। कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया इलेक्शन के बाद, कितने हज़ार, कितने लाख हिंदू आसाम की ओर को भागे और उन्होंने कैसे संरक्षण लिया, ये आपको पता ही है। ट्रेन की पटरियां तक नहीं छोड़ी गई जिहादियों के द्वारा, अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनके कपड़ों से पहचान लिया जाता है तो इस बात में बुरा लग जाता है। छोटा पजामा तुम पहनो, जालीदार टोपी तुम पहनो, और बंगाली भाषा में यानी कि बंगाली ये वाली नहीं, भारत वाली बंगाली नहीं, जो बांग्लादेशी बंगाली है, वो उसके एक्सेंट में बात करते हुए तुम पट्टियाँ निकालो, जानो माल का नुकसान करो, लोगों को काटो पीटो। वहाँ के जो बीजेपी के विधायक हों या कोई भी हों, आरएसएस के कार्यकर्ता हों, उनके भ्रूण, उनकी पत्नियों के भ्रूण में हत्या कर दो, उनको प्रेग्नेंट बीवियों को मार दो, बलात्कार कर दो, कोई बात नहीं। 70 साल की महिला का बलात्कार कर दो, कोई बात नहीं। इस तरह का माहौल वेस्ट बंगाल में क्यों हुआ, ये भी आपको बताती हूँ। उसके बाद जितने लोगों ने इनका साथ दिया था, वो नेता जो थे आज मिलियनर हो गए, अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। और इसी के तर्ज पर जब राकेश टिकैत जैसे नेता किसानों के नाम पर अपनी फसल को काटते हैं, अपनी राजनीतिक फसल को काटते हैं, तो सिंगरूर के बॉर्डर पे, ये सिंगूर है या सिंगरूर के बॉर्डर पे ये किसानों को ले आते हैं और कुछ दिहाड़ी पे भी लोगों को ले आते हैं। नकली पगड़ियाँ पहनाई जाती हैं उससे कई, और बरसात के दिनों में, कोरोना में उनको वहाँ बिठाया जाता है और लोग मरते हैं तो उसका इल्ज़ाम लगाया जाता है, महामारी से तुम मरो, कोरोना गाइडलाइंस का पालन तुम ना करो, और इल्ज़ाम लगाओ तुम प्रधानमंत्री पे। जीबी रोड की लड़कियां बुलाई जाती हैं, ठीक है। ये आप मुझसे मत पूछिए जीबी रोड का कारोबार कैसा फला फूला, वहाँ के सेक्स वर्कर को बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर को बुलाया जाता था उस दौरान पर। वहाँ पर पिज़्ज़े खाए जाते थे, कौन से किसान पिज़्ज़ा खाते हैं ये हमें पता नहीं। तो लोग वहाँ और वहाँ पर
मसाज शेयर करी जाती थी। पूछने पे कहा जाता था क्या पूछ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हो रही, कौन से स्कूल में कौन से कॉलेज में पढ़ा है तू, है तने बता दूंगा तो नहीं कर दूंगा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जिस राकेश टिकैत की 10,000 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, 10 बीघा ज़मीन वाला राकेश टिकैत कब ना जाने कितने पेट्रोल पंप का मालिक बन गया। ना जाने उसके पास, आपको याद होगा राकेश टिकैत बीच में कुछ दिन के लिए गायब हुआ था, लेकिन वो कहाँ गया था, सहारनपुर या कहीं पर गए थे। उनके बेटे के पास रोड का ठेका है, कितने हज़ार करोड़ का ठेका उनका रोड का ठेका था। उसको एक्चुअली डीएम ने उनके जो वो मशीन थी उसको जब्त कर लिया था। तो उसके सिलसिले में ये वार्ता करने डीएम के पास गया था, मेरठ या सहारनपुर, उसमें से एक जगह यूपी में, वहाँ इनके बेटे का ठेका था। ना जाने कितने लोगों के शराब खाने के दुकानें हैं, ना जाने इनके कितनी प्रॉपर्टियां हैं, 10 बीघा से ना जाने कितने एकड़ इनकी ज़मीन हो गई। रोड के ठेके इनके पास हैं, ज़मीनों के करोड़ों की अरबों की ज़मीनों के मालिक बन गए हैं। 10 से 40 लाख का गन्ना 2 हफ्ते का इनका शुगर मिल में जा रहा था। आपने पत्रकारों को भी देखा होगा, इनके वहाँ गए थे तो इनका गन्ना कट रहा था, जिसमें एक मजदूर और लेबर काम नहीं कर रहा था, केवल इनके परिवार के लोग उसको काट रहे थे गन्ने को। जो लोग किसी और को रोजगार नहीं देते, केवल अपने ही परिवार के लोगों पे ही वो पैसा बंटवाते हैं। शोरूम इनके कारों के, होंडा का शोरूम इनका, कारों के शोरूम इनके, ये किसान हैं जो 5 स्टार में रहकर दंगा करवाने के लिए आते थे। इनमें केवल वही लोग पिसे। कानून भी वापस हो गया, और अब उस कानून का गवर्नमेंट ने जब कानून वापस ले लिया, और वो क्यों लिए गए, क्योंकि देश में खालिस्तानी जिहादी ये सब मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और जो गणतंत्र था वो नज़दीक था, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो देश के विरुद्ध थी। इसलिए देश हित को जानते हुए, संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचा कि जो लोग अपना ही भला नहीं चाहते उनका भला हम क्या करें। जबकि कानून सिंपल सा, साफ सा कानून था जो समझाया भी गया, लेकिन जिसने ना समझने की और जानबूझ के ये जानते हुए कि अगर ये कानून को लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया, और जो पालन कर रहे थे इस कानून का वो काफ़ी खुश थे। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमको भी पता है कि किसान, देखिए मेरे पिता वकील है लेकिन हमारी किसानी भी रही है। हमने हमारा सोयाबीन और गन्ने होते थे, हमें पता है कि किस तरह से मसूर की दाल जो है, पहले हम बोलते थे मसूर की दाल नहीं खानी है, बचपन में जब छोटे थे। लोबिया हुआ करती थी, सोयाबीन हुआ करती थी। तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे एक अंकल थे, उनके मटर की खेती थी, और किसकी खेती थी, गन्ने की। ये 3 करोड़ के आसपास का उनका हुआ था। तो इतने अमीर किसान, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, मतलब जब हम बच्चे थे तब की मैं बात बता रही हूँ। हाँ, तो आप ये सोचिए कि अब अगर किसान चाहे, जिनके खेत अच्छे हैं, अच्छा काम करके वो आगे आ सकते हैं, उनके लिए जो बिल लाए गए थे उसमें सीधे से सीधे ये था कि मंडियाँ भी बंद नहीं होंगी, और वो अपनी फसल, जैसे मान लीजिए गन्ने की कीमत उन्हें 1200 रुपये 2000 रुपये कुंटल यहाँ मिल रही है, ये पर्टिकुलर एरिया में। मतलब उनको अगर गाज़ियाबाद की मंडी में, उत्तर प्रदेश की मंडी या गाज़ियाबाद की मंडी पे 2,500 कुंटल मिल रहा है गन्ने का, और उन्हें दिल्ली में 4000 मिल रहा है, तो वो दिल्ली में अपना बेच सकते हैं। लेकिन मंडियाँ बंद नहीं हो रही थी, ना ही आड़तियों को कुछ हो रहा था, बस बिचौलियों का नुकसान था कि बिचौलिए बीच में अब दखल नहीं कर सकते कि हमें ही बेचो, हम ही करेंगे। ये किसान की मर्जी थी, वो इनको बेचें या वहाँ बेचें, लेकिन इनको दिक्कत थी, ये बिचौलिए थे, इनको दिक्कत ये थी किसान को फ़ायदा कैसे हो जाए। तो इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू करा, और कई आवारा लड़के थे, जो आवारा लड़के ड्रग वगैरह करते थे। मैं तो साफ बोलती हूँ, आवारा लड़के थे जो स्मैक का नशा करते थे पंजाब में,
में उन लड़कों को ये कहा गया तुम्हें लड़की मिलेगी और स्मैक मिलेगा। नशा हो रहा था वहाँ पर, बॉटलें बट रही थी, खूब बट रहा था, खूब पैसा आ रहा था, कितने 200-400 करोड़ आ रहा था। इसमें स्वरा भास्कर भी इन्वॉल्व थी, वो भी पैसा लेकर आई, उसने भी दिया। और वो दिग्विजय जी की क्या लगती है ये तो वही बताएं। तो इसका मतलब कांग्रेस का तो इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो गया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी इसको समर्थन दिया हुआ था। अमरिंदर सिंह का भी पहले इन्हें समर्थन था कांग्रेस के कहने पर, क्योंकि आला कमान के आदेश थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही रुकने को नहीं हो रहे, इनको तो हाथ दिया, तो इन्होंने हथेली पकड़ ली। तो फिर बाद में उन्होंने जब इनको समझाया, ये नहीं समझे। उनको जल्द ही पंजाब के मुख्यमंत्री को भी समझ में आ गया था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को समझ में आ गया कि भैया ये तो औकात से बाहर हो गए हैं। और जब कांग्रेस को पता चल गया ये तो अपने लिए गली की फांस बन रहे हैं, तो उन्होंने किनारा करना शुरू करा। लेकिन फंडिंग इन्हें हो रही थी, क्योंकि भाई बात किसान आंदोलन की नहीं थी, बात थी खालिस्तान की, और बात थी देश विरोधी गतिविधियों की, बात थी सिखों और हिंदुओं के बीच में दंगे करवाने की, और बात थी जो वहाँ पर मुसलमान जिहादी बैठे हुए थे उनको अपना उल्लू सीधा करने की। जो PFI का जो था आंदोलन CAA का, उसी के सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। एक आदमी कह रहा था कि इन कानूनों को, 3 काले कानूनों को वापस लेना है। पत्रकार ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम उस्मान है। तो उसने बोला तुम क्या करते हो? कह रहा मैं किसान हूँ। उसके ज़मीन की जांच करते तो पता चल जाता उसके पास कितनी ज़मीन है। और उससे कहा कि कौन से काले कानून है? कह रहा ये CAA NRC जो कानून है। मतलब वो किसान आंदोलन की, किसान खाली नाम किसान आंदोलन का था बंधुओं, लेकिन वो बात यही थी। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुमको तो वहाँ जो असली किसान बैठे थे उनके तो धंधे पानी बंद करवा दिए, क्योंकि किसान जो है अपना खेत छोड़ के नहीं जाता। जब फसल होती है ना तो वहाँ से हिलते नहीं है किसान अपने खेतों से, ठीक है। सारा टाइम वहीं लगे रहते हैं। किसी रिश्तेदार की शादी भी होती है ना तो उसको भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि अपनी खड़ी फसल छोड़ के कोई किसान नहीं आता। लेकिन ये ना जाने कौन से लड़के स्मैक पीने वाले किसान थे। कुछ तो किसान थे जो बेचारे, वो तो अलग किसान थे, वो उनका तो नुकसान कराया इन्होंने खूब। और जो बेचारे किसान इस कानून से खुश थे, उनका जितना इन्होंने अहित करा वो आप सब जानते हैं। आज ये अपनी यूनियन और अपनी पार्टी बनाकर कैसे बैठे हुए हैं आपको पता है। कितने लोग इनसे अलग हो गए। इन्होंने राष्ट्र ध्वज का अपमान करा, ये भी आपको मालूम होगा। एक गरीब को लाए, ये वो मजदूरी करता था लेकिन उसे नशे की आदत थी, उसे ये कह के लाए उस वाल्मीकि हिंदू, वो ये कह के लाए उस दलित हिंदू को, क्योंकि दलित हिंदू सरकारी शब्द है इसलिए बोल रही हूँ इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं उनको ये संदेश जाना चाहिए कि तुम कितना गलत कर रहे हो देश के साथ, क्योंकि तुम वाल्मीकि हिंदुओं का इतना बुरा कर रहे हो। सिर्फ दलित कह के इस तरह की राजनीति करते हो, और वाल्मीकि हिंदुओं का सारा जो है आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देते हो, ईसाइयों को दे देते हो जो धर्मांतरण करके जाते हैं। जब उनको इतनी परेशानी है, जब वो ईसाई बन गए या मुसलमान बन गए, फिर उनको कौन सा वाल्मीकि हिंदुओं का आरक्षण चाहिए? लेकिन उनका आरक्षण भी तुम छीन लेते हो, हमारे वाल्मीकि हिंदुओं का आरक्षण छीन लेते हो, डुप्लीकेसी करते हो ना। धर्म चेंज कर मज़हब चेंज कर रिलीजन चेंज कर भी तुम इनके जो पूरा हक है वाल्मीकि हिंदुओं का वो मारते हो। खैर एनीवेज दोस्तों, फिर इन्होंने वहाँ पर उस आदमी के हाथ पैर काट दिए जिसको ये ड्रग खिला रहे थे बेदबी के नाम पर। बेदबी के नाम पर इन्होंने पंजाब में भी वो आदमी को मार दिया। तो इनका ये इस तरह से चल रहा है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि आप देख लेना, जो प्रधानमंत्री की गाड़ी भी रोकी गई है ना, उसमें भी राकेश टिकैत का हाथ है। इसी के लोग हैं जो वहाँ पर फूल वो नेता है ना, वो इसी का आदमी है। और ये सारी इसको खालिस्तानी फंडिंग होती है राकेश टिकैत को। इसको जेल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये जेल में नहीं गया है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, उम्मीद है मुझे कि एक दिन ये जेल ज़रूर जाएगा, इसकी संपत्ति ज़रूर जब्त होगी, ये एक दिन ज़रूर नपेगा। राकेश टिकैत तू ये लिख कर ले, तू एक दिन जेल जाएगा। और ये मेरे शब्द हैं, तू याद रखना, तू जेल जाने वाला है किसी दिन। तेरे जितनी कत्थे चिट्ठे हैं, तूने जितने ये पाप कर दिए, मर्डर करवा दिया, वहाँ पर वो लड़की का बलात्कार हुआ, ये भी याद रखिएगा। बंगाल से, वेस्ट बंगाल से एक लड़की आई थी इसको समर्थन देने के लिए अपने बाप के साथ, वो उस लड़की के साथ भी बलात्कार करा, दुष्कर्म करा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पर कई लड़कियाँ थी जो इनका साथ दे रही थी, उन लड़कियों के साथ भी कितने दुष्कर्म करने की कोशिश करी गई। फिर उन लड़कियों का इनसे मोह भंग हुआ। पत्रकार औरतों के साथ, महिलाओं के साथ इन्होंने खींचातानी करी, उनके अंगों को हाथ लगाया, उनके जैकेट के अंदर हाथ डाला। ये तो आपको पता ही होगा। जी हिंदुस्तान की कुछ पत्रकार थी, उनके साथ क्या करा था इन्होंने। और भी पत्रकार थी जिन्होंने बोला नहीं, और जो इनके हाँ में हाँ करते थे, जो इनसे फंडिड थे, वो इनका एजेंडा जो चला रहे थे,
उनके साथ इनकी रातें रंगीन भी हो रही थी और ये उनको पैसे भी दे रहे थे, क्योंकि इनको 250 करोड़ 2,500 करोड़ 200 करोड़ इनको हर महीने आ रहा था। और स्वरा भास्कर भी यहाँ आ रही थी और फरहान अख्तर भी इनको सपोर्ट दे रहे थे। 8 मिलियन चार्ज करने वाली ग्रेटा थनबर्ग भी और रेहाना भी दे रही थी। तो जिनको किसान से कुछ लेना देना नहीं था, जो खुद प्लास्टिक यूज़ करते हैं और प्लास्टिक के खिलाफ भी बात करती हैं। एनीवेज दोस्तों, मैं आज बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जिन्होंने किसानों का इस्तेमाल करा अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वर्षों से, आज इलेक्शन होने वाले हैं, घड़ी नज़दीक है। अगर आप इसी तरह से अपने बुद्धि और विवेक को इस राकेश टिकैत जैसे 2 कौड़ी के आदमियों के राजनीतिक हथकंडों के पैरों तले समर्पित कर देंगे, तो आप जाट, गुज्जर, यादव, वाल्मीकि हिंदू या दलित बन के रह जाएंगे, पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय यही बन के रह जाएंगे। कृपया वोट केवल हिंदू बन के दें और ये सोच के दें कि किसानी भी तब करोगे जब बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो तुम किसानी क्या करोगे? क्योंकि ज़मीन में ज़मीन जिहाद हो जाएगा, बेटी में लौंडी जिहाद हो जाएगा, लव जिहाद हो जाएगा, संपत्ति में ज़मीन कब्जा जिहाद हो जाएगा और धर्म की हानि करोगे तो धर्मांतरित कर दिए जाओगे, वो मजहबी जिहाद हो जाएगा। उसके बाद आतंकवाद फलेगा फूलेगा। कोई मुख्तार अंसारी तुम्हारी ज़मीनों पे कब्जा कर, तुम्हारे घर पे कब्जा कर, उस पे अपना महल खड़ा कर देगा। कोई अहमद, जो कौन थे, क्या नाम था इनका, जो मंत्री रहे सपा की गवर्नमेंट में, ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें पता है? अब तुम्हारे संपत्तियों को कब्जा कर, तुमसे रजिस्ट्री करवा, सब अपने नाम कर लेंगे। जैसे राकेश टिकैत ने इनके साथ मिलकर कई हिंदुओं की ज़मीनों पे कब्जा करा हुआ है। आज वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है और वहाँ पर जाता है चैनल में कॉन्फ्रेंस में जाता है। इस जैसे 2 कौड़ी के आदमी को कॉन्फ्रेंस में बुलाते क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप सोचिए, ऐसा अनपढ़ जाहिल इंसान जो अरे तुरे करके बात करता है, ऐसा अगर देश के संवैधानिक पटल में बैठ जाए तो वो देश का कितना बेड़ा गर्क करेगा। जब हामिद अंसारी जैसे लोग बैठे तो इन्होंने देश के साथ क्या करा, देश के साथ कितनी गद्दारी करी, जिनके बाप दादाओं का इतिहास देश को तोड़ने वाला रहा क्योंकि वो घुसपैठिए थे। और सेम आज हिंदू चोला पहनकर राकेश टिकैत करता है। जो टिकैत उसकी कास्ट नहीं है, जो उसका जो सरनेम है वो टिकैत, तो बाबा साहेब टिकैत को वो एक उपाधि मिली थी। जो इसके फादर थे, इनके पिताजी, उनको टिकैत की उपाधि मिली थी। इसका कुछ और था, इसका सरनेम कुछ और था। तो ये टिकैत तेवतिया, आई थिंक तेवतिया था, कुछ था, इसका कुछ और है। तो ये सोचिए, जो अपना सरनेम तक असली नहीं लगाता, जो उसमें भी बहरूपिया है, वो आपके साथ क्या बहरूपियापन नहीं कर रहा होगा। इसके पैरों तले इसको अपनी इंद्रियों को काबू मत करने दो। देश का भविष्य और अपना भविष्य समझ के वोट करना। देश में न्याय, आपके राज्य में न्याय संगत व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, वरना राकेश टिकैत जैसे लोग आपको इस्लाम के चौखट की भेंट चढ़ा देंगे और आप किराना से भागे थे, वापस आए, फिर किराना से भागोगे। जैसा कि आपके साथ धमकियां मिल रही हैं जाटों के नाम पर। क्या जाट हिंदू नहीं है? क्या भगवान आपके नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण ना हो? ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठता है, प्रेस वार्ता पे, वहाँ की न्यूज़ चैनल की, इंडिया न्यूज़ की डिबेट पे या इंडिया टीवी की डिबेट पे, इसको इतनी परेशानी हो जाती है। कहता है पीछे का जो स्लोगन है जिसमें लिखा था राम, उसकी वो भगवान का होलोग्राम सा बनाया हुआ था वहाँ पर, इसका श्री राम मंदिर का होलोग्राम बनाया हुआ था, उसमें मस्जिद भी थी शायद। तो इसने ये मस्जिद नहीं देखी, इसने मंदिर देखा। तो जिस आदमी को ये आपत्ति हो गई कि तुम किसका प्रचार कर रहे हो मस्जिद क्यों, जबकि उसमें लिखा था अयोध्या, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन,
कौन बनाएगा मुख्यमंत्री, इस तरह से कुछ लिखा था। तो उस इंसान को इस बात से परेशानी हो गई कि होलोग्राम में श्री राम मंदिर क्यों है। उसको श्री राम मंदिर तो दिख गया, मस्जिद नहीं दिखी। तो ये लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? अगर ये देश सनातनी है, अगर यहाँ केवल मंदिर भी बना हुआ है होलोग्राम में, तो इससे आपत्ति क्यों है? क्यों हमने प्लीज करने के लिए मस्जिद जबरदस्ती बनानी है? क्या अन्य चीज जबरदस्ती बनानी है? देश में पहली मस्जिद बनी केरला में, और वो भी किसी राजा द्वारा बनाई गई। चर्च बना वहाँ पर, तो ये किसकी गलती थी? हिंदुओं की गलती थी, जो तुम्हारी उदारता थी और तुम्हारा जो दान पुण्य करने वाला जो इतिहास रहा, इसलिए तुम्हें ये नुकसान हुआ। और आज तुम छोटे छोटे हिंदुओं को बताया जा रहा है महंगाई महंगाई, और सारे मुसलमान छुट्टियां लेकर आ रहे हैं योगी के खिलाफ वोट देने के लिए। मोदी योगी कितना भी कुछ अच्छा कर दें, कुछ भी स्कीम इनके लिए ले आएँ, सिर्फ ये कहें कि देश को प्यार करो, देश के साथ न्याय व्यवस्था से चलो, न्याय का पालन करो, तुम्हारे साथ कोई अहित नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या क्या करते हैं आपको पता होगा। उसके बाद हिंदू जो है महंगाई और इसके नाम पे वोट देते हैं। अरे जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तो महंगाई क्या करोगे? जो लोग जो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करते हैं, हिंदुओं को सिखाया जाता है कि देश में एक टायर पंचर वाले से कहो तू वोट क्यों नहीं देगा, कहता है देश में बेरोजगारी है। तेरी क्या जॉब है जो तेरे को बेरोजगारी है? ठीक है, एक इनका जो दूध वाला भी होगा, पहले तो दूध बेचते नहीं है, वो मिलावट करके या किसी हिंदू को मारने के लिए कोई केमिकल डाल के बेचते होंगे, तो उसमें ये कहेगा कि बेरोजगारी है। तू तो दूध बेच रहा, तेरे को क्या बेरोजगारी है? फिर ठेला लगाने वाला होगा, कहेगा देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। तू तो ठेला लगा रहा है, तेरे को क्या बेरोजगारी है? फिर एक मैनेजर होगा, उससे कहो, वो कहेगा हाँ बेरोजगारी है, महंगाई है। तुमको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही, क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम कहोगे बेरोजगारी है। तेरे को कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो उनको है जो नॉर्मल क्लास है, उसको बेरोजगारी है। तुमको तो कोई बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी तो हिंदू को है। तो हिंदुओं को ये सिखाया जाता है कि बेरोजगारी है, और सिखाता कौन है? टायर पंक्चर वाला, ठेला लगाने वाला और नौकरी करने वाला। जो नौकरी कर रहा है उसको पता नहीं कौन सी बेरोजगारी है, जो ठेला लगा रहा है उसको कौन सी बेरोजगारी है। वो ना पढ़ा लिखा है, जैसे बेरोजगारी नहीं होती तो IAS ऑफिसर बन जाता। ये वो लोग हैं। तो दोस्तों इस बातों का संज्ञान लीजिए, और आपके साथ क्या खेल करा जा रहा है ये आप देखिए। अगर योगी गए तो फिर आपके साथ क्या होगा ये भी देखिएगा। सफाई में नाच होगा, करोड़ों रुपया बॉलीवुड कमाएगा, अरबों रुपयों की रंडियाँ नाचेंगी, और बस यही तुम्हारे साथ रंडी नाच होगा और कुछ नहीं होगा। और बेटियों और हमारी घरों की बेटियों को हमको यही बनाया जाएगा, यही नचाया जाएगा, और औरतों को लौंडी समझ के उनके साथ क्या करा जाएगा ये भी देख लो। चलो दोस्तों, अपना सूझबूझ से जो भी आप करें देश हित में वोट करिएगा। विदेश से फंडिंग लेने वाला, तमाशा करने वाला, देश में जो पूरे देश को आगजनी में झोंकने वाले आदमी, और जो 101 करोड़ का डेली नुकसान कराता था 111 दिन तक, उस आदमी की बात को महत्व ना दीजिए, जिसने इतने दिन देश का तमाशा बनाया, इतने सालों देश का तमाशा बनाया, उसका साथ मत दीजिए। अपनी बुद्धि लगाइए, अपने घरों की बेटियों को और बेटों को देखिए। ना जाने आपके घर में भी कोई किशन भरवाड़ हो जाए, ना जाने आपके घर में भी कोई निकिता तोमर हो जाए। निकिता तोमर के लिए एक शब्द नहीं बोला ये आदमी, और बड़ा जाटों और गुज्जरों की बात करता है। तब ये निकिता तोमर के लिए जाट गुज्जर तब बात नहीं करते, ये जो नेता बनते हैं जाट गुज्जर के। चलिए दोस्तों, इनके लिए तो क्या है कि बेटियां मर जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं। जैसे सपा वाले जो हैं, उनके वहाँ एक कार्यकर्ता की बहन के साथ लव जिहाद हुआ। उन यादव बेटियों के साथ जब लव जिहाद होता है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यादवों की बेटियाँ क्या यदुवंशी नहीं है, कृष्ण भगवान के वंशज नहीं है? क्या वो यादव होने से केवल कृष्ण भगवान के वंशज? हम नहीं हैं कृष्ण भगवान के वंशज? क्या आप नहीं हैं? कोई वाल्मीकि हिंदू नहीं है? क्या बात करते हो? प्लीज़ वोट अपना मतदान जो है सोच समझ के करिए, देश हित में करिए, और धर्म की रक्षा के लिए करिए। और जो सनातन के अन्य पंथों से हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, न्याय व्यवस्था के लिए करिए। आपकी बहू बेटियां न्याय व्यवस्था से सुरक्षित होंगी ना। आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, किसी से प्रॉब्लम है, आपस में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को साइड रख के न्याय व्यवस्था के लिए करिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, देश हित में जारी, ये मेरा बयान। और कृपया करके सहयोग करें, डिस्क्रिप्शन और प्रिंट मैसेज के माध्यम से उसमें ब्यौरा दिया गया है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने विचार
नीचे लिख के भेजिए। कोई घटना आपको मालूम है, कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी भेजिए ईमेल एड्रेस पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय